आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना तब की है जब मैं मीशो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। ढलती शाम के साथ साथ आसमान में बादलों ने भी अपना डेरा जमा लिया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में घोर बारिश होने वाली है। फिर कुछ देर के बाद जब मैं सामान की डिलीवरी लेकर निकला तो उस वक्त यही करीब रात के 8 बज रहे थे। पर जिस जगह मुझे सामान डिलीवर करना था वो एक छोटा सा गांव था, जहां पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लग जाता। अब मैं बिना भी देर किए हुए अपनी बाइक पर सवार होकर उस ओर निकल गया जहां मुझे डिलीवरी करनी थी। अब मैं सड़क पर चल ही रहा था कि बारिश ने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे बाइक चलाने में दिक्कत आने लगी। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि अंधेरा था और मेरे पास सामान भी था, सामान भीग भी सकता था। फिर मैंने नज़र इधर उधर मारी, तब मुझे वहीं सड़क के किनारे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया जो बहुत ही घना था। लिहाजन मैं बिना देरी किए उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया ताकि मैं भीग ना सकूं। पर पता नहीं क्यों उस पेड़ के नीचे जाते मुझे ऐसा अजीब लग रहा था कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और बार बार मेरा ध्यान उस पेड़ के ऊपर की शाखाओं पर जा रहा था। कुछ देर तक तो मैं इन चीज़ों को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहा, लेकिन उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए तो मैं वहाँ से निकलने के लिए अपनी बाइक के पास जाने लगा। लेकिन तभी बारिश और भी तेज़ होने लगी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मुझे बिजली का गिरने का भी डर सता रहा था, क्योंकि बारिश के समय पे मैं बिजली गिरने से बहुत डर जाता हूँ। उस वक्त मैं एक ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूँ, मगर यहाँ पर तो मैं वैसे ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था। ऊपर से बिजली कड़कड़ाती हुई मुझे और भी डरा रही थी। अभी मैं बारिश बंद होने का वेट ही कर रहा था, तभी मुझे उस सुनसान पड़ी सड़क पर किसी आदमी की बारिश के पानी में पैर पटकने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर बाद में मुझे वहाँ पर एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक आदमी नज़र आया। उस आदमी को देखने के बाद मुझे लगा कि उस आदमी की परिस्थिति भी मेरी तरह बन गई होगी, इसलिए वो यहाँ पर भागते हुआ आया है। मैंने भी उस आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया, लेकिन उस आदमी को जैसे मेरा इशारा समझ ही नहीं आ रहा था। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और उसके बाद वो आकर उस चबूतरे पर खड़ा हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस टाइप का आदमी है। और इससे पहले कि मैं उस आदमी से कुछ बात कर पाता कि अचानक ही उसी की तरह दिखने वाला एक और आदमी पीछे पीछे भागते हुआ आया और वो भी उसी चबूतरे पर आकर खड़ा हो गया। सच कहूँ तो उन दोनों के चेहरे काफ़ी मिलते जुलते थे और उन दोनों को साथ में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जुड़वा भाई हैं। उनके चेहरे में हल्का फुल्का फ़र्क तो था, लेकिन उस अंधेरी रात में मुझे उन दोनों का चेहरा कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इन दोनों को दूर से ही देखकर ये अंदाज़ा तो लगा सकता था कि इन दोनों का चेहरा मिलता जुलता है। और मैंने भी उन लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया और वहीं पर नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे जिस्म को छूकर बहुत ही तेज़ी से निकल रही थी और उसके साथ ही साथ मेरा शरीर भी कांपते जा रहा था और मुझे बहुत ही ज़ोरों की ठंड लग रही थी। ठंड लगने की वजह से मेरे दांत आपस में टकराने लगे थे और एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उतने में ही पता नहीं कहाँ से एक गरम गरम हाथ आया और मेरे कंधे पे थपथपाया। ये महसूस करते ही मानो एक बार के लिए मेरा शरीर बुरी तरीके से कांप उठा था। मैंने घूमकर पीछे देखा तो मैंने पाया कि मुझे वही आदमी नज़र आ रहा था जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो आदमी दिखने में बहुत ऊंचा लंबा सा था और उसका शरीर दुबला पतला सा था, लेकिन इस समय मुझे उस आदमी के शरीर से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो वो देखने मात्र से ही बड़ा अजीब लगा था, इसलिए उससे दूरी बनाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसको यहाँ इधर उधर कर पाता, उस आदमी ने कहा, भाई साहब, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उसके सामने उसी का सवाल दोहराते हुए कहा कि अरे भाई साहब, अगर मैं भी आपसे यही सवाल पूछूं कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तो आपका क्या जवाब होगा? मेरी बातें सुनते ही उसने अपना चेहरा दूसरी साइड घुमा लिया और उसके बाद हल्की सी आवाज़ में बोला, अरे भाई, मेरा तो काम यही है, तो यहीं पर रहता हूँ और लोगों को परेशान करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मानो मुझे एक बार के लिए ज़ोर से हंसी आने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा कि तुम किसी को परेशान क्यों करोगे? अभी मैंने इतना ही कहा था
कि तभी उस आदमी ने कहा, इस पेड़ के पीछे तुम्हें मेरा भाई नज़र आएगा, तुम एक बार मेरे भाई से मिलो। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे की तरफ उस आदमी का भाई मुझे खड़ा हुआ नज़र आ रहा था, जिसका पूरा का पूरा चेहरा मुझे ठीक से नज़र तो नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मेरे कदम उसके तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन में तेज़ी आ रही थी। और उसके बाद जब मैं उसके सामने पहुंचा तो मुझे लगा कि जैसे मैंने कोई चुड़ैल देख ली थी। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न हो गया और अब मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। तभी मैंने देखा कि मैंने अभी अभी जिस आदमी को देखा था वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब उसका पूरा चेहरा बदल चुका था और वो अब दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गया था। उसके पूरे जबड़े के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और मक्खियाँ उसके शरीर के आर पार हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर को चाकू से गोद दिया हो। सच में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना नज़ारा था। मैं देखकर पूरी तरीके से सहम गया था और अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपनी जगह से आगे पीछे हो जाऊं। पर इस समय मेरे पास एक ही रास्ता था कि इस बरसती हुई बारिश के अंदर मैं अपने कदमों की रफ्तार पकड़ूं और यहाँ से भागना शुरू कर दूं, क्योंकि अगर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो शायद ये लोग मुझे अपनी बाइक भी स्टार्ट नहीं करने देंगे। ऐसी हालत में तो मुझे वहाँ से भागने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसी वक्त मैंने हिम्मत जुटाई और वहाँ से दुम दबा कर भागा। इस बार मैं इतनी तेज़ी से भागा था कि मैंने कुछ देर के अंदर ही काफ़ी सड़कों को पार कर दिया था, लेकिन मैंने अपनी बाइक को उसी चबूतरे के नीचे छोड़ दिया था जहाँ पर बाइक के ऊपर मैंने त्रिपाल डाल रखी थी ताकि सामान को नुकसान ना पहुँच जाए। लेकिन इस समय मुझे सबसे ज़्यादा चिंता खुद की हो रही थी। सामान तो फिर भी दूसरा खरीदा जा सकता था, अब मैं भागते भागते बुरी तरीके से थक गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पाऊँगा और मैं अब यहीं पर अपने घुटने टेक दूंगा। और ऊपर से हो रही इस बारिश ने मुझे भागने में थोड़ा बहुत सहारा तो दिया था। फिर जब मैंने पीछे घूम कर देखा तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, साथ ही अंधेरे की चादर ने सब कुछ अपने अंदर लपेटे हुआ था, जिस वजह से मुझे लंबी दूरी तो नज़र आ रही थी, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा था वहाँ तक तो सब मुझे नॉर्मली लग रहा था और ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरे पीछे पीछे भाग रहा हो। ऐसी हालत में मुझे अब ऐसा लगना लगा था कि अब खतरा टल चुका है, मगर यह मेरी गलतफहमी कुछ ही पल में दूर होने वाली थी जब मैंने अपने कदमों की स्पीड को काफ़ी स्लो कर लिया था और एकदम धीरे धीरे चल रहा था। तब मुझे मेरे पीछे की तरफ कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे में तो मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर से सारे खतरे टल चुके हैं और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। लेकिन तभी ना जाने कहाँ से एक हाथ आया और उसने मेरे कंधे को दबा दिया। फिर से उस हाथ को महसूस करके मानो मेरा पूरा बदन काँप गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखने तक की कोशिश नहीं की और किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सड़क के बीच में खड़ा रहा। इस बार मेरे कान के पास एक डरावनी आवाज़ आई, तुम इतनी आसानी से कैसे बच सकते हो? बस ये सुनते ही मैं समझ गया था कि वो कौन था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने तुरंत ही अपने शरीर को पीछे घुमा लिया और पीछे मुड़कर देखा था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मुझे वही आदमी नज़र आ रहा था जिसका चेहरा काफ़ी डरावना था और उसके पीछे उसका भाई भी था। अब तो उन दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई थी। उन दोनों की शक्ल को देखकर मैं ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ये दोनों मुझे कभी भी मार सकते थे, इसलिए मुझे इनसे बचने के लिए कुछ तो करना था। धीरे धीरे वो आदमी अब मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। जैसे जैसे उसके नाखून मेरी तरफ बढ़े जा रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और भी तेज़ होती जा रही थी। अब धीरे धीरे उसने अपने नाखून मेरी गर्दन के अंदर गड़ाने चालू कर दिए और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने दांत भी मेरे गले के अंदर घुसेड़ देगा और मैं मारा जाऊंगा। पर मेरी आंखें अब बंद हो गई थी। मुझे अपनी गर्दन के अंदर किसी तरह की नुकीली चीज़ का गड़ने का एहसास होने लगा था और वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब मैं बोल पाने के लायक भी नहीं था। फिर ना जाने कहाँ से एक बाइक मेरे बगल में आकर रुक गई। मुझे नहीं पता वो भला आदमी कौन था,
लेकिन जिस तरह से उसने आज मेरी जान बचाई थी, मैं उसका शुक्रिया अदा करने से पीछे नहीं हट पा रहा था। उस आदमी ने मुझे सीधा अस्पताल पहुंचाया और मुझे इलाज के लिए थोड़े पैसे भी दिए। उस दिन उस आदमी की वजह से मेरी जान तो बच गई, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने बताया कि वहाँ पर पहले 2 भाई रहते थे और वो चोरी का काम करते थे। एक दिन बीच मझधार के अंदर गांव वालों ने दोनों भाइयों को मार मार कर इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई और उसके बाद से उन दोनों की आत्मा यहीं पर भटकती है। दोस्तों, ये सब समझने के बाद मैं ये समझ गया था कि मेरे साथ आखिरकार ये घटना क्यों हुई। फिर उसके बाद से मैं ठीक हुआ और फिर मैंने ये डिलीवरी करने का काम बंद कर दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।